सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हम लोग को चैप्टर करना है, ठीक है। तो यस। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें पता ही होगा, तुम जूलॉजी से हो तो तुम्हें अच्छे से ही पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बताओ। हेलो। हेलो। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलो मैं ही बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे आर इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। और ये बहुत ही अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। इनको शुगर्स भी बोला जाता है, ठीक है। कुछ शुगर होते हैं, कुछ नॉन शुगर होते हैं, मतलब किसी का टेस्ट मीठा होता है, किसी का टेस्ट मीठा नहीं होता। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स का एक पार्ट है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, डीएनए। ये भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मोस्टली पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं या कुछ कुछ टाइम में पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं, या फिर मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स भी होते हैं। छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े पॉलीमरिक चेन भी बना लेते हैं। इन्हें कॉमनली शुगर्स भी बोला जाता है। शुगर्स वो होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मीठा टेस्ट करते हैं, और जो चीज़ें मीठा टेस्ट नहीं करती हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स मीठा टेस्ट नहीं करते, उन्हें हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइटरी फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब हमें एनर्जी डिराइव हमें कार्बोहाइड्रेट से होती है। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारी डाइट में काम आता है और इसी से हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं। अदर फॉर्म्स आर स्टार्च। स्टार्च हम लोग खाते हैं, तो स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीमरिक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो ग्लूकोज से, बहुत सारे ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च में बहुत सारे वेजिटेबल्स या प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स में मिलता है, मतलब उनके फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये जो सारे होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जब हम लोग खाते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को हम लोग तोड़ते हैं, हमारी बॉडी उसे तोड़ती है और तोड़ के उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो उसे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर तुम स्टार्च को तोड़ने में और ये सब करने में, ग्लूकोज निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो इतना टाइम में, मतलब तुमने खाया तो तुम्हें उससे एनर्जी क्या मिलेगी, 4 या 5 घंटे बाद मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम ग्लूकोज का सोल्यूशन पी लेते हो या ग्लूकोज ले लेते हो, तो ग्लूकोज जैसे ही तुम लोगे बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स वगैरह होते हैं, वो करते हुए क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज लेने से क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी आती है, उसी टाइम पे एनर्जी आ जाती है, और उसी टाइम पे एनर्जी आने की वजह से वो और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में होता है, क्या होता है, ग्लूकोज ही चाहिए होता है जिससे वो एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। राइस होता है, चावल जो होते हैं उनमें स्टार्च होता है, वीट जो होती है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेकिन ये जो वीट या मैदा जो होता है, उसमें से जो ग्लूकोज निकलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को, ठीक है। वो एकदम से नहीं होता, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसमें ग्लूकोज या सुक्रोज इन सबको अलग अलग कर देते हैं। सो जो सबसे पहले बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोला गया था, दे आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोला जाएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। अब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब है वाटर,
तो जब कार्बन एक वाटर के साथ अटैच हो जाती है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम यहीं से हुआ है, कार्बो कहाँ से आया, कार्बन से, और हाइड्रेट्स कहाँ से आया, वाटर से। तो जब कार्बन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, जहाँ पे बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। यहाँ पे ये जो 2 है ये स्मॉल यूज कर लेना। तो इसको बोला गया CxH2O, ठीक है। और x और y कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। तो जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन को मैंने अलग किया तो C6 हो गया, और यहाँ पे मैंने H2O लिखा। तो H2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12 हो जाए, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो C6H2O6 मतलब क्या है, ये कार्बन का हाइड्रेट है, मतलब कार्बन क्या है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, जिस वजह से इसे क्या बोला गया, कार्बन का हाइड्रेट बोला गया। ये ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया। सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। इसमें अगर मुझे चेंज करना होगा तो C12 इधर रख लूँगा, H2O इधर रखता हूँ, तो इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 11 में मल्टीप्लाई कर सकते, 11 2 से 22 एंड 11 1 से 11। तो C12H22O11, ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है, जो चीनी होती है जो हम लोग घर में खाते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो केन शुगर होता है उसमें सुक्रोज होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, दोनों कंबाइन होकर बनता है। और ये जो सुक्रोज होता है ये भी इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया कि ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो वाटर के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो इसमें x की वैल्यू क्या है 6 एंड y की वैल्यू भी क्या है 6। सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें x की वैल्यू क्या है 12 और y की वैल्यू क्या है 11। तो अगर x की वैल्यू 12 रखोगे और y की वैल्यू 11 रखोगे इस फॉर्मूला में तो वो बन जाएगा सुक्रोज, दोनों की वैल्यू 6 रखोगे तो वो बन जाएगा ग्लूकोज। सो दिस इज द वे कि ये फॉर्मूला डिराइव किया गया। लेकिन इस डेफिनेशन की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बाद में जाके पता चली कि एसिटिक एसिड जो कि क्या है, एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। इट फिट्स इनटू द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, which is C2H4O2। अब मैं इसे फॉर्मूले में रखूँगा तो C2 अलग कर लिया, H2O अलग कर लिया, और इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो वो 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो C2H2O2 जिसमें x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू भी क्या है 2। तो ये क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। बट एसिटिक एसिड क्या है, इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये फिर भी क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो ये क्या होगी, एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगी या लिमिटेशन होगी कि एसिटिक एसिड जो कि खुद एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी इस फॉर्मूले में कैसे फिट हो रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे भी शुगर्स मिले या कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स मिले जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते, जैसे C6H12O5। तो C6 मैंने अलग किया, H2O को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 12 वजह 6 से कर सकता हूँ, तो 6 2 12, लेकिन ये क्या हो जाएगा, O6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O6, ठीक है। बट इसमें क्या है, O5 है, तो ये फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन 12 आ जाएंगे और ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, गलत है, ये फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से रैमनोज जो कि एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है वो इस कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत पुरानी डेफिनेशन थी जिसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का नाम डिराइव किया गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन से। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच हो जाता है तो वो फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला है CxH2O5।
एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस वैल्यू में फिट हो जाता है तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया सुक्रोज और ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये सारे इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं। अब इस जो पुरानी डेफिनेशन है इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी इस कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में या फॉर्मूले में फिट हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट हैं, फॉर एग्जांपल रेमिनोज, जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिसएडवांटेज, इन सारी डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे क्या किया गया, एक नई डेफिनेशन निकाली गई कार्बोहाइड्रेट की। तो अब जो फाइनल डेफिनेशन है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव, पहली चीज वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कैसे होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी होने चाहिए, साथ में एक एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, या फिर ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन रिलीज करें। तो एक एक करके समझते हैं क्या है ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होता है? ऐसे कंपाउंड दैट rotates plane polarizing light either clockwise or anti-clockwise। ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज कर सकें या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसका मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट कैसे पता चलेगा? तो पहले हम लोग बीच में क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसका सोल्यूशन बना के इसके अंदर रख देते हैं। तो एक पीपीएल आती है, प्लेन पोलराइज लाइट आती है, एक निकोल प्रिज्म के थ्रू इसको भेजा जाता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट अगर वो आके वो सामने चली जाती है और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, जैसे आई वो सीधी सीधी चली गई, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जब इसको हम लोग सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं पीपीएल को, और वो अगर रोटेट हो जाती है इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से इसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने क्या बोला, प्लेन पोलराइज लाइट अगर एक सोल्यूशन के अंदर से पास होती है और वो रोटेट हो जाती है, या तो वो क्लॉकवाइज हो जाती है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो एक और सोल्यूशन लेते हैं। तो पीपीएल गई इधर और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई। ठीक, इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी क्या है, पीपीएल है, और ये भी क्या है, पीपीएल है। ठीक है, सो जब भी प्लेन पोलराइज लाइट या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है आफ्टर पासिंग थ्रू अ सैंपल, तो अगर किसी सैंपल के पास में से पास होते हुए अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है, तो वो जो सैंपल है उस सैंपल को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव को हम लोग और भी बोल सकते हैं, उनको हम लोग दूसरी तरीके से भी बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। ठीक है,
तो कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कायरल कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है। मैं यहाँ पे कार्बन की तरह, चलो मैं दो डेफिनेशन बताऊँ। फर्स्ट डेफिनेशन है कि इफ द मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तब उसे हम लोग बोलते हैं कायरल। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल होते हैं। तो एक हाथ मेरा इधर है, एक हाथ मेरा इधर है, और अगर दोनों की इस हाथ की मिरर इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और जब इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अंगूठा है और ये जो अंगूठा है वो एक दूसरे के सामने ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ। ओ, चलो जैसा भी बना है। ठीक है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये इसी तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी मिरर इमेज हो गई, थोड़ी सी खराब हो गई। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मिरर है, मिरर, और ये हो गई इसकी मिरर इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अकायरल, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो इसका अंगूठा किस साइड पे आएगा? इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो मतलब अंगूठे के पीछे क्या होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए, वो दोनों के ऊपर आने चाहिए। तो अगर वो ऊपर आ रहे हैं तो वो नॉन कायरल होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो इसको मैं बोलूँगा कायरल। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, जैसे ग्लास ले लिया मैंने, और इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई, तो वो भी कैसे बनेगी? इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, जब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका मिरर इमेज। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एकदम सुपर इम्पोज जाएगा, मतलब मुझे पता ही नहीं चलेगा। सुपर इम्पोज का मतलब है कि आगे और पीछे की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर दिखनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने हाथ लिया और इसके ऊपर हाथ ऐसे रख दिया, तो तुम्हें आगे वाले हाथ पे पीछे वाला हाथ है या नहीं है तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो तुम्हें पता चल रहा है कि पीछे भी एक हाथ है और आगे भी एक हाथ है, तो दोनों हाथ क्या है? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। तो अगर एक चीज़ तुमने आगे रख दी और पीछे वाली चीज़ को तुम नहीं देख पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल। तो अगर वो सुपर इम्पोज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अकायरल, और अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल। ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन इन कार्बन कंपाउंड्स में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि वो कार्बन कायरल है या नहीं है। कैसे पता चल जाता है? कार्बन एटम हैविंग
all four ligands or ligating atoms different। तो एक कार्बन एटम है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, और अगर चारों क्या है एकदम अलग हैं, ठीक है, तो चारों अगर एकदम अलग होंगे, मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दे Br, यहाँ पे I और यहाँ पे F। तो ये जो चारों एटम जो इन एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, ये सारे क्या है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग। बहुत ज़्यादा अलग होने की वजह से ये क्या होगा, कायरल होगा। सो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, कायरल है। लेकिन अगर ये कंपाउंड में दो भी चीज़ें सेम हो जाती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे F, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो जो एटम है, दो जो लिगेंड है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा अकायरल, ये कंपाउंड कायरल नहीं है। तो मोस्टली सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो तो यही है कि दो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी चीज़ लो और उसका क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। अगर दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो वो कायरल है, और सुपर इम्पोज नहीं हो पाती हैं तो वो अकायरल होगी। और अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही आसान होते हैं फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करना, कि अगर कार्बन के ऊपर जो 4 वैलेंसी जो लग होती है उसकी, और 4 जो बॉन्ड्स अगर उसने बना रखे हैं, उन बॉन्ड के अंदर चारों एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन CH3 C2H5, कुछ भी होना चाहिए लेकिन चारों अलग होने चाहिए। कोई भी दो एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हें मिल गया कोई भी दो एक जैसे हैं, जैसे CH2 हो गया, दो हाइड्रोजन एक दूसरे हो गए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अकायरल। और अगर वो अलग अलग हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता है। ओह सॉरी, अभी तो मैंने पूरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, हम लोगों को समझ में आ गया कि ऑप्टिकली एक्टिव चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का यहाँ पे क्या मतलब होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स मैनी OH, बहुत सारे OH होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे CHO OH 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 CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। सो इसमें क्या दिख रहा है, हमें बहुत सारे OH दिख रहे हैं, ये भी OH है, ये भी OH है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे, मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, यहाँ पे OH होना चाहिए। सो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो उसमें क्या होना चाहिए, ये या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, RCOR। तो अगर कंपाउंड के अंदर तीन चीज़ें हो गई, ये तीन चीज़ें हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या फिर एक और चीज़ भी है। पहली चीज़ क्या, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब जो कार्बन होगी उसमें से एटलीस्ट एक कार्बन होगी जिसमें चारों एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, बहुत सारे OH होने चाहिए, और या तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए बेसिकली, या फिर वो कीटोन होना चाहिए, दोनों में से एक चीज। अगर ये चीज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरी क्या है, इसके अलावा ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल है विच ऑन हाइड्रोलिसिस
which on hydrolysis produces compounds, जो टूटने के बाद, हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें वाटर डाल के उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर के एडिशन के बाद या फिर उसको डिग्रेड करने के बाद, तोड़ने के बाद प्रोड्यूसेस कंपाउंड्स, छोटे छोटे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो उसके जो प्रोडक्ट है, बेसिकली प्रोडक्ट, वो क्या होना चाहिए, उसके पास ये खासियत होनी चाहिए, ठीक है। या तो वो अकेला होना चाहिए, ठीक है, या तो उसके पास ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या फिर एक ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव वो नहीं है, लेकिन अगर वो टूटने के बाद उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो या पॉलीहाइड्रोक्सी हो और एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलीमर है ग्लूकोज, ठीक। तो पहली चीज मैं बताता हूँ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तीसरी चीज, इसके पास ना ही एल्डिहाइड है और ना ही कीटोन है, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज सही है, लेकिन ये दो पैरामीटर ठीक नहीं है, तो ओवरऑल मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बट एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ग्लूकोज क्या हो रहा है एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, ब्रेक डाउन कर देता हूँ या हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, वाटर इसके अंदर डाल देता हूँ और ये टूट जाएंगे, मतलब या फिर मैंने HCl डाल दिया और ये क्या हो गया, अलग अलग। अलग होने के पास बाद ये क्या दे दिया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टडी करूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है। और तीसरा इसके पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके प्रोडक्ट टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दे आर फॉलोइंग ऑल द क्राइटेरिया, कार्बोहाइड्रेट बनने के 3 क्राइटेरिया हैं, और टूटने के बाद जो बन रहा है वो तीनों के तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सो हम लोग बोलते हैं देयरफॉर द पॉलीमर इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, एनीवेज, ठीक है। मूविंग फर्दर, हम लोग दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव स्वीट टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया दो तरीके की होती है, एक होती है दो तरीके, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर, एक हो गया शुगर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर, जो शुगर नहीं होता। तो शुगर कौन से होते हैं, शुगर दैट टेस्ट स्वीट, खाने के बाद क्या लगेगा, स्वीट लगना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी शुगर। और नॉन शुगर क्या होगा, हैव नो टेस्ट, जिनका कोई खास टेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम लोग एक नॉर्मल रोटी का टुकड़ा लोगे और उसको खाओगे, तो जो रोटी है उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो उनका कोई मीठा टेस्ट नहीं आता है, चीनी को खाओगे तो इसमें क्या होगा, एक मीठा टेस्ट होगा।
तो चीनी क्या है, शुगर है। लेकिन जो रोटी है या राइस है उनका मीठा टेस्ट नहीं होता, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। अब एक और इंटरेस्टिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुगर का टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, और नॉन शुगर का टेस्ट स्वीट नहीं होता है। लेकिन जब वो हमारे माउथ में जाते हैं या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो रोटी को अगर तुम लोगे और उसको चबाओगे, काफ़ी देर तक चबाओगे, तो जो सलाइवा होता है हमारा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट क्या रिलीज होने लग जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें रिलीज होने लग जाती हैं। और ये जो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज हैं, ये सारे क्या है, शुगर्स हैं। तो तोड़ने के बाद इसके अंदर से जो एक बहुत बड़ा पॉलीमर था, एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट था, जिसका खुद का टेस्ट कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन वो टूटने के बाद क्या देता है, ऐसी कंपाउंड्स रिलीज करता है जिनका खुद का टेस्ट मीठा होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये नॉन शुगर भी शुगर से ही बने हैं, लेकिन ये शुगर्स क्या है, बहुत सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, फ्री नहीं है। जैसे ही वो टूटती जाती हैं, तो वो क्या होती है, शुगर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और काफ़ी देर चबाने के बाद तुम्हें दिखेगा कि रोटी का जो टेस्ट हो गया वो थोड़ा मीठा हो गया। चीनी जितना मीठा नहीं होगा, लेकिन मीठा हो गया। ठीक है, ग्लूकोज इतनी मीठी नहीं होती, ग्लूकोज का टेस्ट इतना मीठा नहीं होता, फ्रक्टोज का टेस्ट इतना मीठा नहीं होता जितना सुक्रोज का टेस्ट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सेक्राइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्राइड्स। और ये सेक्राइड्स कहाँ से आया, वही शुगर से। तो ग्रीक में सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स बोला जाता है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स एंड ईटीसी। ठीक है, तो पहले मैं बोलूँगा कि कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनके पास होती है सिंगल शुगर यूनिट। ठीक है, तो ये सिंगल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मतलब छोटी छोटी यूनिट होती है। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ठीक है, मैनोज का आई डोंट रिमेम्बर क्या फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, माल्टोज, ये सारे जो, नहीं माल्टोज नहीं, ये तो डाइसेक्राइड हो गए। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गुल्लोज, ये सारे क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मतलब इनके पास क्या होती है, सिंगल यूनिट होती है। दूसरा आता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड्स वैसे इनको ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, तो मैं ओलिगोस लिख देता हूँ। ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है, 2 to 10 यूनिट्स। अगर 2 या 10 यूनिट्स हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं हम। इनमें क्या होता है, 2 यूनिट होंगी, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो इसको हम लोग बोलेंगे डायसेक्राइड्स। ठीक है, वैसे ये क्या हो गया, शुगर हो गया। तो 2 यूनिट है तो उसे हम लोग बोलेंगे डायसेक्राइड। 3 यूनिट है तो ट्राइसेक्राइड। 4 यूनिट है तो टेट्रासेक्राइड। ऐसे करते करते बहुत सारे सेक्राइड्स होंगे। तो ऐसे ग्लूकोज यूनिट जिसके अंदर 2 यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, उन सबको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स में। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड्स किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मोनोसेक्राइड्स।
तो मोनोसेक्राइड से ये बने होते हैं। ठीक, तो ये मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, इन सब से मिलके क्या बनते हैं? ओलिगोसेक्राइड। जब 2 यूनिट अटैच हो जाएंगी तो वो डाइसेक्राइड बन जाएगा, 3 हो जाएंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 बन जाएंगे टेट्रासेक्राइड। और 2 से लेके 10 यूनिट्स तक मतलब डेकासेक्राइड तक इनको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। लास्ट होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। सो पॉलीसेक्राइड्स कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बने हो। ठीक है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, 10, 12, 100, 150, 1000, 2000। इन सब मोनोसेक्राइड से जब बन जाएंगे 11 से इंफिनिटी, या फिर मैं आगे लिख देता हूँ मोनोसेक्राइड। तो जब इतने सारे मोनोसेक्राइड से मिलके ये बनता है तब इसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स में क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाता है। ठीक है, स्टार्च। और क्या होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज होता है, तो जो भी खाना खाते हैं, चाहे स्टार्च वगैरह, ये जो भी चीज़ हम लोगों ने खाई, वो क्या देती है? हमें एनर्जी देती है। कैसे एनर्जी देती है? वो हमारी बॉडी में जाती है, डाइजेस्ट होती है और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ये जो ग्लूकोज होता है वो बाद में यूज़ होता है एनर्जी के। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाना खाए जा रहे हैं और हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करें? खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी उतनी चाहिए नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले जा रहे हैं और वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो अगर वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए तो हमारी बॉडी क्या करती है? लिवर के पास एक एंजाइम होता है जो कि इन ग्लूकोज यूनिट को का एक पॉलीमर बना देता है। तो जैसे स्टार्च एक पॉलीमर था, उसको हम लोगों ने तोड़ के ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए थी। लेकिन अब इतने ज़्यादा ग्लूकोज हो गए हैं और हमारी बॉडी उतना काम नहीं कर रही है, तो वो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक साथ लेगा और उसका एक पॉलीमर बना देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो फॉर्म होते हैं स्टार्च में स्टोर हो जाती है। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बनाने के बाद वो उसे किस तरीके से स्टोर कर लेते हैं? स्टार्च की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें मोस्टली स्टार्च होता है। ऐसी ह्यूमन बॉडी भी होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी स्टार्च नहीं बनाती, ह्यूमन बॉडी बनाती है ग्लाइकोजन। और ये जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर के आसपास होता है, हमारी मसल्स के आसपास होता है। ये ग्लाइकोजन क्या होता है? बहुत आराम से यूज़ हो जाता है हमें क्या देने के लिए? एनर्जी देने के लिए। फॉर एग्जांपल, तुमने खाना नहीं खाया, पूरा दिन खाना नहीं खाया, फिर भी इतनी एनर्जी होती है कि तुम कुछ ना कुछ काम कर लो। ठीक है, व्रत अगर हम लोगों ने रखा है और कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई कुछ फल वगैरह कुछ नहीं खाए, चाय वगैरह कुछ नहीं लिया, तो मतलब ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पूरा दिन लिया है। तो ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट लिया है तो तुम काम करोगे तो भी काम हो जाएगा। अब ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के पास रिजर्व है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे लिवर में होगा, लिवर के आसपास जमा हो रखा होगा, और फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर तोड़ेगी और उससे बहुत सारी एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? डिराइव कर लेंगे। अब ये डिराइव करने के बाद हमें वापस एनर्जी मिल जाएगी और जो भी हम लोग को एक्टिविटी करनी है वो हम लोग एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हमारी बॉडी है और उसमें क्या है? सिर्फ ग्लाइकोजन ही नहीं है जो एनर्जी स्टोर करता है, फैट्स भी हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? बहुत सारी फालतू की एनर्जी फैट को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ये फैट कब काम आता है? ये वैसे हमारी बॉडी को किस लिए काम आता है? जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हमें ज़्यादा ठंड ना लगे उसके लिए काम आता है, लेकिन ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। अब तो हमारे पास स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह होती हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो हमारे पास एडिशनल चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के थ्रू बनी हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट फैट नहीं है तो भी। तो ये जो फैट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टाइम आता नहीं है जब हमारे पास ये फैट यूज़ होता है। तो ये फैट कब यूज़ होता है? ये फैट तब यूज़ होता है जब आप 2 दिन, 2 कंप्लीट दिन कुछ ना खाएं।
तो अगर आप 2 दिन कभी कुछ नहीं खाएंगे तो आपका जो ग्लाइकोजन रिजर्व है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिजर्व हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो खत्म हो जाएगा। और 2 दिन बाद फिर हमारी बॉडी स्विच करती है फैट्स के ऊपर, क्योंकि एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर एनर्जी बिल्कुल नहीं है तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? फैट से आएगी। तो जब बॉडी को दिखेगा कि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो फिर वो क्या कर देती है? स्विच हो जाती है फैट्स की तरफ। और अगर वो फैट्स की तरफ स्विच हो गई तो फिर हमारी बॉडी में जो फैट रिजर्व है उसको वो यूज़ करने लग जाएगी। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि फैट के साथ करने के बाद वो क्या है, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, इन मसल्स को भी वो तोड़ने लग जाती है, क्योंकि प्रोटीन जब टूटते हैं तो भी वो भी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो मसल मास है, जो मसल्स हैं, वो भी कमज़ोर होने लग जाएंगी और हमारे बॉडी में जो फैट है वो भी कमज़ोर होने लग जाएगा। बेसिकली हम लोग कमज़ोर होते चले जाएंगे। ठीक है। सो फैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो हमारी बॉडी को बहुत टाइम तक के लिए, मतलब कंसीडर कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए, तो हमें एनर्जी दे देगा। तो अगर तुमने कोई खाना नहीं खाया है अब 10 दिन तक, तो भी तुम ज़िंदा रह सकते हो, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, वो इतना ज़्यादा फैट है कि वो यूज़ करती रहेगी। फैट नहीं तो फिर वो मसल्स को यूज़ करना खत्म यूज़ कर लेगी। तो फैट और मसल्स को वो एक साथ यूज़ करती है, लेकिन फिर भी प्रोटीन को तोड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो फैट पे ही ज़्यादा रिलाय करती है। ठीक है। और आई हैव रेड समवेयर कि गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था तो ही डिड इट फॉर 21 डेज। सो ये 21 डेज तक तो मिनिमम हम लोग बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है कि मर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को इतने अच्छे से ट्रेन कर लो तो वो 21 दिन से भी ज़्यादा रह सकता है पूरा। ठीक है। ओके। सो अब दो तरीके के शुगर्स आते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से शुगर होते हैं? Sugars that reduces टॉलरेंस रिएजेंट। तो ऐसी शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब ये टॉलरेंस शुगर, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgOH, सॉरी, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, और अगर इसके साथ OH लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सो ये तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट है। तो सिल्वर है, डाई अमीन सिल्वर है। तो इसमें अगर मैं शुगर डाल दूँ तो शुगर डालने की वजह से शुगर क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। शुगर में क्या होता है? CHO या C डबल बॉन्ड O होते हैं, ये क्या बन जाते हैं? CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो शुगर का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये टॉलरेंस रिएजेंट का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट में Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ज़ीरो में। और ये जो Ag है इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो जब ये टूट जाएगा तो ये टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ यहाँ पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद ये क्या बना देता है? एक मिरर बना देता है, क्योंकि सिल्वर क्या होता है? एक मेटल होता है और बहुत चमकता भी है, शाइन भी करता है, जिसकी वजह से ये टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ जमा हो जाता है। जमा होने की वजह से तुम्हें दिखेगा कि टेस्ट ट्यूब में एक मिरर बन गया। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शुगर्स होंगी जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे देती हैं, टॉलरेंस को रिड्यूस कर देती हैं, उसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शुगर्स होंगी ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे, मतलब टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारे पॉलीमर होते हैं जिनमें एल्डिहाइड कीटोन फ्री नहीं होता है। तो अगर फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉलरेंस टेस्ट होता है ये या तो एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा। वैसे टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो कीटोन क्या करते हैं? बेसिक मीडियम में, इनका मीडियम क्या होता है? बेसिक होता है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो ये टेस्ट दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वैसे तो टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और बेसिक कंडीशन में। तो अगर वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो फिर वो वाला टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं।